हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका इंग्लिश गुरुकुल में। मेरा नाम है विनेश शर्मा और मैं आपको पढ़ाता हूँ इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम इंग्लिश ग्रामर का कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं और इस कड़ी में आज ही हमारा 7वां लेक्चर है और आज जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं उसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन हम उसके थोड़ा सा डीप जाएंगे और बेसिक में थोड़ा और गहराई में उतरेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव आप सब पहले से जानते हैं कि वो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में जो हमारे नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई करते हैं मतलब उसकी विशेषता बताते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो उन वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव। आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव के टाइप्स। 5 मिनट में हम इनके टाइप्स को खत्म करेंगे, उसके बाद हम और बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप हम स्टडी करने वाले हैं वो है क्वालिटेटिव। कितना आसान है, आप देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो वर्ड्स होंगे एडजेक्टिव के, ये सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन की हमें क्वालिटी को बताएंगे, यानी कि ऑफ व्हाट काइंड जो हमारा नाउन है, प्रोनाउन किस टाइप का है वो हमें बताएंगे। फॉर एग्जांपल क्लेवर, स्मॉल, ओल्ड, राउंड, गोल्डन, येलो, रेड, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये टाइप जो क्वालिटी होती है उसके बेस पे हम इसको और कुछ टाइप्स में डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहला क्लेवर, मैंने कहा क्लेवर हुआ, नाइस हुआ, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं ये एक हम किसी के बारे में अपना ओपिनियन बताते हैं, किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में हम एक ओपिनियन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन। यानी ओपिनियन की बात हो रही है तो इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन। उसी तरह से जो सेकंड वाला है स्मॉल, बिग, ये क्या करते हैं, एक साइज के बारे में बात करते हैं हमें, और हमारा जो नाउन है उसका साइज हमें बताते हैं, तो ये होते हैं क्वालिटी ऑफ साइज। साइज की बात होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बात कर रहा है ओल्ड है, न्यू है, यानी कि एक एज के बारे में हमें बताता है उसकी नाउन की, तो इसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ एज। उसके बाद अगर हमें किसी वर्ड से हमारे नाउन की शेप का पता चले तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ शेप। यह आप लिख लीजिएगा क्योंकि स्पेसिफिकली क्वालिटेटिव के केस में ही यूज होंगे और इनका जो आगे फर्दर यूज होगा हम आने वाले चैप्टर्स में स्टडी करेंगे कि इनका एक्चुअल में हमें इसमें कौन सी चीजें जो ध्यान रखने वाली है। अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन है, साइज है, एज है, शेप है, क्या है। नेक्स्ट वाला आप देखोगे येलो, एक कलर के बारे में बात कर रहा तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ कलर। नेक्स्ट वाला जो है गोल्डन, गोल्डन ज्वेलरी, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है वुडन, गोल्डन, मेटेलिक, ये उस जो हमारा नाउन है उसके मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल। तो ये कुछ कैटेगरीज थी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की। अब हमारी जो सेकंड कैटेगरी है एडजेक्टिव की वो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। कितना आसान, नाम ही बता रहा है कि वो क्या है, वो क्वांटिटी बता रहा है, हाउ मच, नाउन की क्वांटिटी के बारे में बता रहा है कि नाउन का नंबर क्या है। फॉर एग्जाम्पल फ्यू, लिटिल, मच, मैनी, सम, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं। अब ये जो फ्यू, लिटिल है इनका भी हमें देखना पड़ेगा कि वो किस तरह के नाउन के साथ यूज होते हैं। जैसे कि जो हमारा फ्यू है ये एक काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, यानी कि जिसको हम काउंट कर सकें, जैसे कि फ्यू कॉइन्स, फ्यू ऑरेंजेस, तो ये हो गया हमारा काउंटेबल के साथ। लिटिल है, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, जैसे कि लिटिल वाटर, लिटिल मिल्क, तो ये हो गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होने वाला एडजेक्टिव। बिल्कुल वैसे ही मच अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा, मैनी काउंटेबल के साथ यूज होगा, और जो हमारा सम है वो दोनों के साथ यूज हो जाता है, जैसे कि सम वाटर, सम कॉइन्स, तो सम वाटर अनकाउंटेबल हो गया और सम कॉइन्स जो हो गया हमारा काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो गया। तो इस तरह से हमने दो कैटेगरी पढ़ ली है। आगे देखते हैं। आज आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, एक्चुअली
ऑनलाइन लर्निंग का यही बेनिफिट होता है कि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने एक बार आपको चीज अच्छे से बता दी तो अगर आप उसको स्किप भी कर गए, समझ नहीं आया, तो आप दोबारा से उस वीडियो को रिप्ले कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो पर्पज है आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम वैल्यू देने का है। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी वीडियो 15 से 20 मिनट से ज्यादा का टाइम आपका ले, और मैं चाहता हूं कि 15 से 20 मिनट में आपको कम से कम 1 घंटे की वैल्यू तो कम से कम दूं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट आपको लग रहा हूं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करेंगे। बस हाँ, मैं चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ एक ही बार मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप दोबारा से वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। तो हम जल्दी से वो करते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी एडजेक्टिव की, जो कि है पजेसिव। पजेसिव आपको नाम से पता चल रहा है कि जो वर्ड्स हमारे नाउन का पोजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो एडजेक्टिव हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे हिज कार, योर पेन, माय बुक। तो ये सारे माय, अवर, योर, हिज, हर, देयर, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये वो एडजेक्टिव हैं जो पोजेशन को शो करते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। और जो नेक्स्ट वाला हमारा है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब कि दर्शाना। जैसे कि मैं ये कहूं कि इस रूम में 2 फैन है और उनमें से कोई एक खराब है, वन ऑफ द फैन इज आउट ऑफ ऑर्डर, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि उन दोनों में से कौन से वाला खराब है। इसलिए मैं कहूंगा कि दिस फैन या दैट फैन, उससे आपको पता चलेगा हाँ ये वाला, मैं उसको दर्शा रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि ये वाला जो है वो, ये जो फैन है वो खराब है, या दैट फैन, वो वाला जो फैन है वो खराब है। तो जो वर्ड्स इस हमारे को दर्शाते हैं कि जो हमारा जो नाउन है कौन से वाला है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो वो वाले एडजेक्टिव हमारे होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। इसके जो मेन यही होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। अब हमारा जो नेक्स्ट एडजेक्टिव की कैटेगरी वो है न्यूमरल एडजेक्टिव। ये काफी कुछ सिमिलर है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव से। वहां पे हम बात करते हैं हाउ मच की, यहाँ पे हम बात करेंगे हाउ मेनी। हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन्स की बात करने वाले हैं, जैसे कि 1 2 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट। तो ये हमारे होते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। अब इसको हमने आगे 2 कैटेगरीज में, सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जब हम बात करते हैं एग्जैक्ट नंबर की, नाउन के एग्जैक्ट नंबर को हम डिफाइन करते हैं, 1 बनाना, 2 मैंगोज, 3 पेंसिल्स, तब हम कहते हैं उसको कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल्स। और जब हम बात करते हैं हमारे नाउन के एक स्पेसिफिक ऑर्डर की, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, तो जब ऑर्डर की बात होती है तब हम उसे बोलते हैं, ऑर्डर से ही निकला है, ऑर्डिनल्स। तो ये हमारी 2 सब कैटेगरी होगी न्यूमरल एडजेक्टिव्स की, जो कि सिमिलर है किसके, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के। वहां पे हम हाउ मच की बात करते थे कि कितना, यहां हम बात करेंगे हाउ मेनी की। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव की, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं। हम एक आइटम की बात कर रहे हैं। हम जो नाउन है उसमें एक आइटम को रेफर करने वाले हैं। ये नहीं कि हम एक कलेक्टिव बात नहीं करेंगे, हम हर एक को रिप्रेजेंट करेंगे उसमें। फॉर एग्जांपल ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं। ईच बॉय हैज पास्ड द एग्जाम। हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक क्लास में जितने भी बॉयज थे सबने एग्जाम पास कर लिया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, ऑल द बॉयज पास्ड द एग्जाम। बट हम एक बॉय को हम रेफर करना चाहते हैं, एम्फेसाइज करना चाहते हैं, एक भी छूट ना जाए, हम हर एक के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया है, हमारी जो रेफरेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है हर एक बॉय के ऊपर। इसलिए हमने क्या कहा कि ईच बॉय हैज पास्ड द एग्जाम। तो यहाँ पे जो ईच वर्ड है, ये जो एडजेक्टिव है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब केवल 2 कैटेगरीज बच गई हैं एडजेक्टिव्स की, उन्हें भी हम जल्दी से स्टडी कर लेते हैं। जो हमारी 7th कैटेगरी है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये वो एडजेक्टिव है जो कि किसी प्रॉपर नाउन से डिराइव किए जाते हैं। जैसे कि इंडिया से हमने बना दिया इंडियन, फ्रांस से हमने बना दिया फ्रेंच, गांधी से हमने बना दिया गांधीयन। इंडिया के जैसे टी फेमस है, इंडियन टी हम बोल देंगे, तो यहाँ पे इंडियन वर्ड जो हो गया वो एक प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। हमने फ्रांस की हमने सुना है कि वाइन बहुत अच्छी होती है, फ्रेंच वाइन हम बोलते हैं,
तो यहाँ पे जो फ्रेंच वर्ड हो गया वो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। उसी तरह हम बात करते हैं गांधीयन फिलोसफी की, गांधीयन प्रिंसिपल्स की, तो यहाँ पे गांधीयन हमारा हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। अब जो लास्ट कैटेगरी जो हमारी बच गई है वो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन की बात हो रही है, यानी कि जब एडजेक्टिव्स व्हाट, विच, हुज, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जब ये किसी नाउन के साथ यूज होके कोई क्वेश्चन पुट कर देते हैं, टू दे आर यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन एंड देन दे आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, इसमें एग्जांपल लेना जरूरी है तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम बात करते हैं whose pen is this। अब इस केस में आप देखेंगे कि पेन यहाँ पे जो नाउन है उसके साथ एक वर्ड यूज हो गया, क्वेश्चन वर्ड हमने यूज किया है whose। अब ये इसको क्वालिफाई कर रहा है कि जो पेन है किसका, whose pen, किसका पेन, तो इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है यूज्ड विद दिस नाउन ये हमारा हो गया है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये सारी कैटेगरीज इस तरह से हमने एडजेक्टिव्स की स्टडी करनी है। तो अब तक जो हमने राम कहानी पढ़ी थी वो शायद इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए क्योंकि अब जो हम स्टडी करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो कॉन्सेप्ट हम स्टडी करने वाले हैं हम ये जानने वाले हैं कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं किसी भी सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि उनका पार्ट ऑफ स्पीच फिक्स हो। इनफैक्ट बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग सेंटेंस में आठों पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर लेते हैं। उसी प्रकार आज हम स्टडी करेंगे कि कैसे कुछ जो हमारे वर्ड्स हैं वो एडजेक्टिव का काम भी करते हैं सेंटेंस में और प्रोनाउन का काम भी करते हैं। मैंने 4 सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं, आप इनको एक बार देख लीजिए और इनको हम कैसे स्टडी करेंगे। हमारा स्टडी करने का तरीका वही है कि हम सेंटेंस का पोस्टमार्टम करते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं, एक एक वर्ड को अलग अलग करते हैं ब्रेक करके और फिर पता लगाते हैं कि कौन सा वर्ड क्या रोल प्ले कर रहा है। आप जल्दी से 1 सेकंड में मैं वीडियो को पॉज करके इन सारे सेंटेंस को एक बार लिख लीजिए और इनको ब्रेक कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अभी तक सेंटेंस ब्रेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, वैसे तो 6 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं और मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स अब कंफर्टेबल हो चुके होंगे सेंटेंस ब्रेकिंग में, फिर भी आपको डिफिकल्टी आ रही है तो आपको स्टार्ट कहां से करना है। आप हमेशा सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब को ढूंढिए। वर्ब को ढूंढना आसान है, आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब आप पहचान जाएंगे, मेन वर्ब आप पहचान जाएंगे कि उसकी 3 फॉर्म्स बन सकती हैं। तो इस सेंटेंस को जैसे हम ब्रेक करें तो यहाँ पे हमें इज दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कोई मेन और वर्ब नहीं है तो दैट मींस ये हमारी मेन वर्ब का काम करेगी। अब अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो वर्ब वाला तो हमने देखा था लिंकिंग वर्ब के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि बी की एक फॉर्म ही हमारी मेन वर्ब का काम करे तो हमारी लिंकिंग वर्ब होती है। उस केस में क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसके बाद जो नाउन यूज होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे जो बुक एक नाउन है, कॉमन नाउन है, वो क्या हो गया, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। इससे पहले आप देखोगे ये यूज हो रखा है, ये इस बुक को क्वालिफाई कर रहा है कि दिस इज माई बुक, पोजेशन बता रहा है, तो ये क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब एक वर्ड बच गया है दिस। आपको देखते ही पता चल जाएगा यार दिस, दैट, दीस, दोज, ये तो क्या है, ये तो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो आप फटाक से इसको लिख देंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आपने पूरा सेंटेंस देख लिया, आपको पता है सेंटेंस में अगर वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कहां जाएगा, ये तो सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जिसमें वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट ना हो। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, दिस, इस बुक के बारे में बात हो रही है। बुक को ये जो है दिस का ही तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो इसमें यहाँ पे जो दिस वर्ड है ये क्या काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि हर वर्ब को एक सब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए। सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो दिस है, और आपको पता है कि सब्जेक्ट कौन से वर्ड बनते हैं, या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। नाउन ये है नहीं तो फिर क्या बच गया, ये हमारा प्रोनाउन हो गया। तो आपने देख लिया कि जो दिस वर्ड है ये यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है। हम इसको बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोला था उसी तरह इसको हम बोलेंगे
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आपने देख लिया फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे माई है, ठीक है, वो तो हमारा एडजेक्टिव हो गया, पोजीशन का काम कर दिया उसने, लेकिन जो दिस वर्ड है वो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव काम नहीं कर रहा है, वो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसलिए क्या काम कर रहा है, प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है। सेकंड सेंटेंस देखिए आप, ब्रेक करते हैं जल्दी से। ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ठीक है, उसका आई वांट व्हाट, आई वांट टॉय, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, ये भी एक नाउन है। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे दिस क्या है, यहाँ पे इस टॉय को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि दिस टॉय, आई वांट दिस टॉय, तो आपको पता चल गया ये क्या कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है टॉय को। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हमारा एडजेक्टिव हो गया है। तो आपने देखा एक सेंटेंस में तो वही दिस प्रोनाउन का काम कर रहा है, दूसरे सेंटेंस में वही दिस इसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और पहले वाले में काम कर रहा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। तो अब तीसरा सेंटेंस देखिए, आपको और पता चलेगा। हम इसको तोड़ते हैं, ये हमारा वर्ब हो गया, ज्वाइंट वर्ड ज्वाइंट किया कोर्स, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट भी क्या है, ये नाउन है, ठीक है, उससे पहले एक वर्ड है और, तो ये क्या कर रहा है, इस कोर्स पे पोजीशन शो कर रहा है, तो ये हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ये ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या होता है, अब आप इसको देखोगे, अरे ये तो एडजेक्टिव हो गया। नहीं, हमने पढ़ा हुआ है बिल्कुल वेरी फर्स्ट लेक्चर में, आप गो थ्रू करोगे कि प्रेपोजिशन के बाद का जो वर्ड होता है, जो वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, देम इस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट का काम कौन करते हैं, नाउन या प्रोनाउन करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया। तो अब ये जो केस हो गया, अब यहाँ पे इस वर्ब को अभी तक सब्जेक्ट नहीं मिला है, अब आपको लगेगा कि यहाँ पे ऑल बच गया। अब ऑल क्वांटिटी को रेफर करता है, तो यानी कि ये हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन भाई साहब, हमें इस वर्ब का सब्जेक्ट भी तो चाहिए, ये तो सब्जेक्ट बन नहीं पाया क्योंकि इससे पहले प्रेपोजिशन थी, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें सब्जेक्ट चाहिए हमारी वर्ब का। तो किसने ज्वाइन कर लिया हमारे कोर्स को, ऑल ने, सबने ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पे ऑल जो हमारा हो गया, ये हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट कौन बनते हैं, नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो इस केस में भी हमने देखा कि जिसे हम एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव मान रहे थे, वो क्या निकला, वो एक प्रोनाउन निकला, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया। मैं आपको सेंटेंस बता दूं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कैसे पता चल जाएगा कि वो जो फलाना वर्ड है वो एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। ऑल द बॉयज ज्वाइंड आवर कोर्स, मैं बिल्कुल इसी से सिमिलर आपको दिखा रहा हूं। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे ये हमारी मेन वर्ब होगी, वही सेम हमारा जो कोर्स है, ऑब्जेक्ट हो गया ज्वाइंट वर्ड ज्वाइंट कोर्स, उससे पहले वाला वही हमारा पोजेसिव, आवर्स में पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब इन दोनों डिफरेंस देखिए, यहाँ पर इस वर्ब से पहले किसने ज्वाइन किया, बॉयज ने ज्वाइन किया कोर्स, तो यहाँ पे बॉयज हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या है, ये एक नाउन है। इससे पहले क्या है, इससे पहले हमारा आर्टिकल है, ठीक है, और उससे पहले क्या है, ऑल। अब ये ऑल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉयज को क्वालिफाई कर रहा है, हमें बता रहा है कि ऑल द बॉयज, सारे बॉयज ने कोर्स ज्वाइन किया। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। हमने 4 सेंटेंस देख लिए, हमने देखा कि एक ही वर्ड एक जगह तो प्रोनाउन का काम कर रहा है, दूसरी जगह क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब ये तो था बेसिक, आपको समझ में आया होगा, आ गया होगा, नहीं भी आया होगा तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं उसको याद करने का। एडजेक्टिव कब होते हैं, एडजेक्टिव काम क्या करते हैं, एडजेक्टिव काम करते हैं नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का, उनकी विशेषता बताने का। तो हम कैसे, वो अगर उनके पास कोई नाउन प्रोनाउन होगा तभी तो उसकी विशेषता बताएंगे, अगर वो अकेले ही रह गए तो फिर वो
किसकी विशेषता बताएंगे। तो इससे हमें ट्रिक मिल गई कि अगर हमें सेंटेंस में दिखे कि एडजेक्टिव जो वर्ड है उसके तुरंत बाद अगर कोई नाउन प्रोनाउन है तो वो एडजेक्टिव का काम कर लेगा, उसके बाद नहीं है तो वो क्या काम करेगा, वो प्रोनाउन का काम करेगा। जैसे कि फर्स्ट वाले पेज में आप देखोगे दिस के बाद कोई नाउन है ही नहीं, डायरेक्ट वर्ब आ गई है, तो ये किसको क्वालिफाई करेगा, कुछ है नहीं क्वालिफाई करने के लिए। और इसमें क्या करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा यानी कि प्रोनाउन का काम करेगा। यहाँ पे नाउन नहीं था तो ये क्या बन गया, हमारा प्रोनाउन बन गया। सेकंड केस में आप देखोगे टॉय, दिस के बाद टॉय है, दिस के बाद एक नाउन हमें मिल गया तो इसने इसको क्वालिफाई कर दिया। यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए कुछ था ही नहीं, कोई नाउन इसके बाद दिस के बाद था ही नहीं, तो क्या बच गया, वो प्रोनाउन बच गया। यहाँ पे इसके बाद एक हमारे को नाउन मिल गया है तो इस नाउन को क्वालिफाई कर देगा, इसलिए यहाँ पे क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। इस केस में देखोगे बीच में प्रेपोजिशन आ गई थी तो जो देम है उसको यूज ही नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, उसका बाकी किसी वर्ड से कोई रिलेशन बन ही नहीं पाएगा। तो यानी कि यहाँ भी अकेला पड़ गया, इसके पास कोई वर्ड है ही नहीं, कोई नाउन है ही नहीं जिसको क्वालिफाई कर दे, तो इसलिए यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे प्रोनाउन बन गया। यहाँ पे हम देखेंगे इसके बाद ये नाउन मिल गया इसको, ऑल के बाद बॉयज, इसको नाउन मिल गया तो बॉयज को इसने क्वालिफाई कर दिया, इसलिए यहाँ पे क्या बन गया, ये एडजेक्टिव बन गया। चलो अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करते हैं। 3 सेंटेंस और मैंने लिखे हैं, अगर ये हम कर लेते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तीनों सेंटेंस आप देखिए, ईच बॉय हैज क्लियर्ड द एग्जाम, यानी कि हर लड़के ने एग्जाम क्लियर कर दिया है। ईच ऑफ द बॉयज हैज क्लियर्ड द एग्जाम एंड ऑल द बॉयज हैव क्लियर्ड द एग्जाम। आप मुझे बताइए सेकंड और थर्ड में दोनों सेंटेंस के मीनिंग में डिफरेंस क्या है। अगर टेक्निकली देखेंगे तो यहाँ भी ये कह रहा है कि सभी लड़कों ने एग्जाम क्लियर कर दिया है और यहाँ भी यही कह रहा है कि सभी लड़कों ने एग्जाम क्लियर कर दिया है। जो ओनली डिफरेंस जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव का है कि यहाँ पे वो हर एक लड़के को अलग अलग एम्फेसाइज कर रहा है। यहाँ पे ऑल एक साथ इंक्लूड कर ले सबको कि सबने एग्जाम क्लियर कर दिया है। यहाँ पे ही इज रेफरिंग टू ईच वन ऑफ द बॉय, यानी कि एक एक को एम्फेसाइज करके हमें बता रहा है कि सबने एक एक लड़के ने एग्जाम क्लियर कर दिया है। हमें जो पढ़ना है, हमें तो ये जानना है कि कहाँ पे वो प्रोनाउन है, कहाँ पे वो एडजेक्टिव है। चलो पहले सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। क्लियर्ड व्हाट, क्लियर्ड द एग्जाम, तो एग्जाम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया इस केस का, ठीक है। दी हमारा आर्टिकल हो गया। अब यहाँ पे किसने क्लियर किया, बॉय ने क्लियर किया, तो बॉय यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया। और ईच वर्ड को अब यहाँ पे एक नाउन मिल गया है, मैंने आपको पिछली सेंटेंस में बताया था कि इसको नाउन मिल गया है, तो अब इस नाउन को क्वालिफाई करते हैं कि किस कौन से बॉय ने, ईच बॉय ने, हर बॉय ने एग्जाम क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया है। और कौन से वाला एडजेक्टिव हो गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव, जो हमने कैटेगरी पढ़ी थी, ईच, एवरी, आइदर, नेइदर, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं जो एक एक करके बात करते हैं, एक एक को रेफर करते हैं। तो सेकंड हमारा जो है सेंटेंस उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, ये हमारी मेन वर्ब होगी, ये क्लियर द एग्जाम, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा आर्टिकल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे ये होगी हमारी प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आएगा वो क्या होगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि क्लियर हो गया है कि अब ये जो हमारा जो बॉयज है ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया है। अब ये हमारी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, तो अब हमारी वर्ब को जो सब्जेक्ट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, जो एक ही वर्ड बच गया है वो बच गया है ईच। तो यहाँ पे अब दूसरा रूल कि ईच के पास कोई नाउन ही नहीं बचा जिसको क्वालिफाई करे, तो फिर ये क्या करेगा, ये क्वालिफाई करने के लिए कुछ बचा है इसके पास, यानी कि एडजेक्टिव का काम नहीं कर पाएगा। तो यार में क्या काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्ट काम करेगा, तो यानी कि एक प्रोनाउन का काम करेगा। और प्रोनाउन भी कौन सा हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मैं लिख देता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आपने देखा यही ईच पहले सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है, दूसरे सेंटेंस में प्रोनाउन का काम कर रहा है। डिफरेंस आपको पता चला, पहले सेंटेंस में इसके पास एक नाउन है जिसको ये क्वालिफाई करते बॉय,
दूसरे सेंटेंस में इसके पास नाउन नहीं है, क्योंकि ये जो नाउन है ये हमारी ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हम पहले फर्स्ट लेक्चर को याद होगी, प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो उसका बॉयफ्रेंड है, वो फिर प्रेपोजिशन किसी को भी सेंटेंस में उसे हाथ नहीं लगाने देगी। इसलिए अब ये जो ईच है इस बॉय को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, इसको सब्जेक्ट बनना पड़ेगा हमारी वर्ब का, और ये हमारा बन जाएगा प्रोनाउन, बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाएगा। थर्ड एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, क्लियर्ड हमारी मेन वर्ब होगी, क्लियर्ड द एग्जाम होगी, बिल्कुल सेम। मैंने आप देखोगे एग्जांपल बिल्कुल सेम लिए हैं। ये हमारा आर्टिकल हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पे कोई प्रपोजिशन नहीं है, बॉयज ने एग्जाम क्लियर किया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आ गया है। आ गया सब्जेक्ट आ गया है, यानी कि एक नाउन इसको मिल गया है। तो अब ये क्या कर देगा, जो हमारा ऑल वर्ड है इस नाउन को क्वालिफाई कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑल है यानी कि क्वांटिटी बता रहा है, तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। एक और इस कॉन्सेप्ट से आपको एक और चीज समझ में आई होगी। आप देखेंगे कि फर्स्ट केस में तो यहाँ पे इसने हेल्पिंग वर्ब ले ली सिंगुलर, सेकंड केस में ले रहा है प्लूरल। ऐसा क्यों, जबकि यहां भी बॉयज है यहां भी बॉयज है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ पे जो बॉयज है ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, जिस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट ईच है, और ईच रेफर्स टू वन। तो यहाँ पे क्यों हो गया, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो गया, बॉयज नहीं ईच है, इसलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब जो आई वो क्या आई, वो एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई। और दूसरे केस में आप देखोगे यहाँ पे बॉयज इसका सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑल जो हमारा है वो इसका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट जो हमारा है वो बॉयज है, जो कि प्लूरल है। तो प्लूरल की वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाई। ये एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल है जो आपको बिना पढ़े ही याद हो गया है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट के दम पे। तो ये थी हमारे आज की क्लास। आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताइए। अगर इससे आपकी नॉलेज थोड़ी सी भी बड़ी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल सके। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।